पाठ नंबर 4 है आपका। क्या नाम है पाठ का नाम? द्विघात समीकरण ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। हमने क्या कहा? क्या आप लोग जानते हैं बहुपद ना? बहुपद मतलब समझ लो पहले, बहुपद क्या होता है? बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। वैसे जनरली इसका यूज आप में नहीं है, लेकिन इसके यूज से ही समीकरण बनते हैं, ठीक ना। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद मुख्यतः चर और अचर से मिलकर बनते हैं, ठीक ना। जिसमें एक से अधिक पद हों तो उसको हम कह सकते हैं ये क्या है? बहुपद है। जैसे चर और अचर, दो वर्ड आते हैं हमेशा इसमें। चर मतलब होता है क्या? अक्षर। अक्षर मतलब जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगर इन दोनों की परिभाषा बात कर लें तो चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं? तो अचर मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं है, और चर का क्या मान होता है? जिसका मान बदलता रहता है। चर मतलब क्या हो गया? बोलो। x, y और z। आप इस चर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा? नंबर 2, 4, 6। तो ये नंबर कहीं भी जाएंगे तो ये अपना रूप लेके ही रहेंगे। अगर जैसे देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 2 4 जा 8, है ना। अब इसमें बताओ 2 भी है 4 दोनों है कि नहीं? क्योंकि इसको जब चाहो तब आप अलग कर लो ना। लेकिन अगर बात कर लें यहाँ पे, जैसे देखिए y बराबर, इसको लिख लेते हैं y बराबर z प्लस x लिख लेते हैं ना। y बराबर z प्लस x लिख लेते हैं। अगर पहला इक्वेशन लिखते हैं x के जगह पे एक बार 1 रखते हैं, z के जगह भी 1, मतलब z और x है ना, दोनों के स्थान पे 1 रखते हैं, तब देखिए y का मान क्या आ जाता है? 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। अब यहीं पे दोनों के स्थान पे 2 रख लो, दोनों के स्थान पे 2 रख लो। देखो 2 प्लस 2 बराबर 4। अब देखिए यहीं y का मान कितना आया था? 2। यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 4। तो इसका मान बदला कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है जो चर होते हैं उसके मान बदलते रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 मान रख दो, z और x का मान दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है इसका कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, वह उसी में रहेगा, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये अचर होते हैं और ये चर होते हैं, ठीक। दूसरी बात, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या होते हैं? जिसमें 2 पद होते हैं ना, जिसमें मुख्यतः 2 पद होते हैं। अब 2 पद किससे मिलकर बनते हैं? चर और अचर से मिलकर के बनते हैं ना, चर और अचर से मिलकर बनते हैं। अगर देखा जाए बहुपदों को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक तो चर के घातांक, चर के आधार पे इसका डिवाइड किया गया है, दूसरा पद के आधार पर ना। किसके आधार पर? चर के आधार पर और पद के आधार पर। अगर चर के आधार पर देखा जाए, चर के आधार पे नहीं, घात के आधार पे, ठीक ना। चर के पहला हमने कहा मान लेते हैं पद के आधार पे ना, पद के आधार पर। दूसरे को डिवाइड किया गया है घात के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद को किस भागों में बांटा गया है? एक तो पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पर, ठीक ना। अभी आपने डिसाइड किया कि बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो ना, एक से अधिक पद हो तो उसको हम बहुपद कह लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पद के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है और घात के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं पद के आधार पे, पहले पद के आधार पर देख लेते हैं बहुपद को। पद के आधार पे तो जैसे यदि किसी में एक टर्म हो, ओनली 1 टर्म हो, ठीक ना, सिर्फ एक ही टर्म दिया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है?
एक पदी बहुपद है। जैसे टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, ये पद, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, ठीक ना। ये भी आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, एक पद वाला बहुपद हो गया। दूसरे में क्या बोलेंगे जैसे मान लेते हैं एक टर्म और बढ़ा देते हैं, कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। बहुपद, ठीक। अगर इसमें एक टर्म और बढ़ा दें, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब बहुपद को पदों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद ना। अब हम देखते हैं घातों के आधार पे बहुपद को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो घातों के आधार पे, ये तो हो गया आपका पदों के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं घातों के आधार पे। तो घातों के आधार पर बहुपद को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपने पढ़ा होगा रैखिक बहुपद, सुना भी होगा ना, रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे घात कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे ax + 2, ये क्या है, अधिकतम घात इसमें क्या है, x + 2 ही रख लो। अधिकतम घात इसमें कितना है, बोलो, सब में अधिकतम घात कितना है, घात निकालना बताया गया है ना। अधिकतम घात क्या है, यक्स की जो घात होती है वही घात देखना पड़ता है। तो यक्स की घात क्या है, 1, सब में 1 है ना, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। पहचान लोगे रैखिक बहुपद, जिसमें किसी भी बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, 1 होगा, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा बहुपद कौन सा होता है बता दो, जिसके घात 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे 7x² + 5, 9x + 8, 7x + 9x + 6। अब देख लो अधिकतम घात कितनी कितनी है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, द्विघात बहुपद। अधिकतम घात, इसमें सिर्फ घात से मतलब है, टर्म से नहीं मतलब है ना। टर्म 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, इसमें टर्म वाली कंडीशन ही नहीं है। टर्म वाली कंडीशन इसमें थी, मतलब पद के आधार पर जो डिवाइड किया गया था। तीसरा क्या था, तीसरे को किस में बांटा गया है, जिसकी घात क्या हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं बोलिए, जिस बहुपद में बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, उसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। एक एग्जाम्पल बताओ त्रिघात बहुपद का, विशाल तुम बताओ। 2x बोलो, 2x 2x के पावर 3 + 7 ना, मतलब अधिकतम घात किसी भी टर्म में क्या कर दो, 3 कर दो, बस यही है क्या है, 3 घात बहुपद, ठीक ना। बैठ जाओ। तो क्या आप पहचान लोगे बहुपद को कैसे बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ये पहले पद के आधार पे बांटा गया है, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, घात के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं ये बहुपद जो होता है इसका समीकरण से क्या संबंध है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम बहुपद को शून्य के समतुल्य मान लेते हैं, क्या होते हैं समीकरण, जब हम
बहुपद को शून्य के समतुल्य मान लेते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? समीकरण बोला जाता है। ठीक ना? क्या? जब भी कोई बहुपद है उसको हम शून्य के समतुल्य मान लेते हैं, मतलब समान मान लेते हैं। जैसे ये क्या है? ये क्या है? एक बहुपद है, लेकिन इसको बराबर करके 0 लिख दिया जाए तो ये हो जाता है समीकरण। ठीक ना? 5x + 7 = 0, ये क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। मतलब 5x + 9 ये क्या हो जाता है? समीकरण। तो अभी आपने पढ़ा था घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? 3। उसी में एक बहुपद था द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद था ना। तो अब द्विघात बहुपद को हम किस में बदल लेंगे? द्विघात समीकरण में ना। तो कैसे बदल सकते हैं द्विघात समीकरण को? अब जैसे देखिए 2x² + 5x + 7 ऐसा अगर लिखा हुआ है, इसको बराबर करके क्या लिख लेंगे? 0। ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण अब कहलाएगा ना। जब बहुपद था लेकिन आपने बराबर करके क्या कर दिया? 0, तो समीकरण बन गया। ठीक ना? अब हम द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक ना? अब परिभाषा लिखेंगे ना। परिभाषा क्या होगी? चर में ना, चर क्या होता है? x मान लेते हैं ना। चर में द्विघात समीकरण, चर में द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के रूप में होती है या होता है। ठीक ना? चर में द्विघात समीकरण ax² + bx + c के c = 0 के रूप में होता है। अब देखेंगे जहाँ पर ठीक ना, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अब बोलो भाई, वास्तविक संख्या हो गई, एक नया वर्ड आ गया। क्या आ गया? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं ना। कोई बता सकता है वास्तविक संख्या क्या होती है? बोलो, कोई जानता है वास्तविक संख्या के बारे में? विशाल, सुड्डू बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है? नहीं, 1 2 3 4 ये वास्तविक संख्या में ही आता है, लेकिन इसको वास्तविक संख्या की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। हमने परिभाषा पूछा है तो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है देखिए, सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। सभी परिमेय संख्या, क्या? सभी परिमेय संख्या ना, और सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक ना? देख लो, कहने का मतलब यदि परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, दोनों संख्याओं को मिला दें तब भी वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब अब इसमें 2 वर्ड जुड़ गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ना। क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या? परिभाषा कोई बता सकता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का?
बोलो। परिमेय संख्या की परिभाषा वह होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू होता है 0 के। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, ठीक ना। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू होता है 0 को। ये नहीं लिखा जा सकता है और ये लिखा जा सकता है। क्लियर? दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बोलो। परिमेय संख्या का मतलब वह संख्याएं होती हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू होता है 0 के। और यहाँ अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू होता है 0 के। अब देख लो, ऐसी कोई संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। जैसे देखिए 2/3, 9/4, 9 भी कह लो, 9 ही देख लो। 9 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में है। क्यू क्या है इसमें? ये जो 9 लिखा गया है, यहाँ पे अगर 9 लिख दें, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर है तो कैसे है? ये परिमेय संख्या की परिभाषा आपने क्या लिखा? जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो बोलिए, ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? है। कैसे है? इसके अपान में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना। तो इसके अपान में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो हो गई ना p बाई क्यू के रूप में? बोलिए। तो मतलब p बराबर यहाँ पे 9 है और q बराबर क्या है? 1 है। ये कंडीशन आपको फॉलो हमेशा करनी है कि q 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी भी यहाँ 1 के स्थान पे 0 नहीं लिखना है। अगर 0 रख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर यहाँ पे जैसे हमने सपोज कर लिया 9/0 लिख दिया, ये परिमेय संख्या कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। अगर हम 0/9 लिख दिए तब ये परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक ना। q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर रहेगा चलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अब देखिए इसका, इस दो घात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, दो घात समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। यही इसी को बोलते हैं क्या? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक कंडीशन, बहुत बड़ी कंडीशन है। क्या बहुत बड़ी कंडीशन है? कि ये का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम परिभाषा में भी यहाँ लिख सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? द्विघात समीकरण। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम c के स्थान पे 0 रखते हैं तब कैसा समीकरण बनेगा? जब क्या हो? c बराबर 0 हो तब कैसा समीकरण बनेगा हमारा? देखते हैं। यहाँ पे 2x² प्लस b के स्थान पे कोई नंबर लिखते हैं, 2x ही लिख लेते हैं, प्लस c के स्थान पे 0 रख दिया गया। तो 0 रखोगे तो तीसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 2x। इस प्रकार से हम और भी समीकरण बना सकते हैं। 3x पावर 2 प्लस 9x, 2x² माइनस 2x ही लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे समीकरण बने क्या कहलाएंगे? इसमें c बराबर 0 दिया गया है। मतलब c देखिए है यहाँ पे? नहीं है, 0 का मतलब नहीं है। अब हम लेते हैं दूसरा टर्म, जब b बराबर 0 दे रखा हो। जब b बराबर 0, ये क्या कहलाएंगे? ये दो घात समीकरण कहलाएंगे कि नहीं? बोलिए, कहलाएंगे ना।
अब इसमें देखते हैं जब क्या हो, b बराबर 0 हो ना, जब b बराबर 0 हो। देखते हैं अब b बराबर अगर 0 रखोगे तो कहाँ होगा, b का मान क्या है, देखिए ये यहाँ पे हमारा b यहाँ पे है ना, तो यहाँ आप 0 रखेंगे तो क्या कैसा समीकरण बन जाएगा, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब यहाँ b के स्थान पे 0 रख दोगे तो ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी, समीकरण बन गया ax स्क्वायर और ये तो 0 हो गया प्लस सी, मतलब इसके रूप में हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस सी मतलब 4, 9x स्क्वायर प्लस 2। तो इस प्रकार से जो बने समीकरण हैं ये दो घात समीकरण कहलाएंगे कि नहीं, सभी दो घात समीकरण कहलाएंगे। और ये किस रूप का बन गया था, थोड़ा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब c नहीं था तो ये समीकरण बन गया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप का ना, ये इसके रूप का था और ये इसके रूप का हो गया। अब तीसरी कंडीशन जब हम लोग रख के चेक करते हैं, जब a बराबर 0 हो जाए, जब a बराबर 0 हो जाए, जब देखिए a बराबर 0 हो जाएगा तब कंडीशन क्या बनेगी, जब a बराबर 0 हो जाएगा तब कंडीशन क्या बनेगी। चलिए हमारा ये समीकरण है, a बराबर 0 रखते हैं, a बराबर 0 रख दिया हमने, एक्स स्क्वायर रखा प्लस बी एक्स रखा प्लस सी रखा, ठीक ना, रख दिया। अब देखिए एक स्थान पे जब आप 0 रखोगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, बोलिए 0, पूरा मान 0 हो जाएगा ना। जब ये 0 हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर। अब देखिए ये जब 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी, समीकरण आपका क्या बना, बी एक्स प्लस सी। अब इस टाइप का समीकरण थोड़ा बोल दो, 4x प्लस 5, 9x प्लस 7, 3x प्लस 2, और समीकरण बोलो कोई, ठीक। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, बोलिए दो घात समीकरण कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना, दो घात समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, सबके बराबर 0 होना जरूरी है समीकरण कहलाने के लिए, आपको पता है ना। तो सब में 0 लगा लीजिएगा, ठीक ना, मतलब जहाँ पे समीकरण आ जाएगा बराबर में 0 रखना अनिवार्य है, ठीक ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे आपने क्या समझ लिया, दो घात समीकरण के लिए a का मान 0 रखना पॉसिबल नहीं है, यदि 0 आप रख देते हैं तो वो दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही था इसका बेसिक इंट्रो। अब हम लोगों को, आपको पता है हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उस पे क्या करना है, यही बातें चेक करनी है कि इसमें द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है।